क्या ऐसी ताकतें थी, कोई विरोधी थे? लेकिन मुझे तो पता हो कि किसी ने क्या क्या किया। क्या मिशन रिपीट की बात यहाँ पर की जाए? कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है क्या काम ऐसा यहाँ पर हो गया या तो हिमाचल में सरकार बनानी है। क्या ऐसी वजह आप देख रहे हैं? ये हाईकमांड का काम होता है पता करना, जांच करना। जी। हिमाचल प्रदेश में जैसे-जैसे अब समय क्योंकि बहुत कम समय यहाँ पर बचा है चुनावों के लिए और कुछ ही हफ्तों में चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार विधानसभा के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जाने वाली हैं और बहुत से मुद्दे हैं जिनको भुनाने की कोशिश भी यहाँ पर की जाएगी। मौजूदा हालात में भाजपा की सरकार जरूर है, लेकिन किस तरह का कार्यकाल रहा, बहुत सी चीजें हैं बात करने के लिए और इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल। धूमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और धन्यवाद आपका स्वागत यहाँ आने के लिए, जी। और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल सर यही है कि क्या हिमाचल प्रदेश में आज के हालात को हम देखें, किन मुद्दों को लेकर भाजपा जो है वो चुनावों में जा रही है? भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र भाई मोदी के रूप में हमारे पास है। किसी भी चुनाव में हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा समर्थन उनके कारण मिलता है। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में शानदार काम किया है। इसमें याद करने वाली बात यह है कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस कांग्रेस राज में छिन गया था, मोदी जी ने उसको आते ही रिस्टोर किया। इसके परिणाम स्वरूप जो विश्व बैंक से, एशिया डेवलपमेंट बैंक से या अन्य बाहर से किसी एजेंसी से हमें जो सहायता मिलती है, ऋण मिलता है, उसका 90% हमारे लिए अनुदान के तौर पे हो जाता है। ऋण केवल 10% रहता है और 90% जो ऋण है वो केंद्र सरकार अदा करती है। तो पहाड़ी राज्यों के लिए बहुत बड़ी एक देन है मोदी सरकार की। इसके कारण विकास को गति मिलती है और अधिक धन उपलब्ध होता है। वैसे भी अनेकों योजनाएं जो केंद्र ने प्रारंभ की, उनको सप्लीमेंट प्रदेश सरकार ने किया है। दोनों सरकारों ने मिलकर प्रदेश में शानदार काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज प्रदेश का कोई नागरिक ऐसा नहीं है जिसको लाभ ना मिला हो। गांव में रहने वाले व्यक्ति की पानी के बिल नील हो गए। 125 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले के बिजली का बिल खत्म हो गया। 60 वर्ष से ऊपर जो हुआ उसको वृद्धावस्था पेंशन मिल गई। हर घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच गया। पहला प्रदेश सारे देश में बन गया जहां कोई घर ऐसा नहीं है जहां बिजली का लाभ न मिला हो या गैस कनेक्शन न मिला हो। धुआं मुक्त प्रदेश बना है। ऐसी अनेकों योजनाएं और भी हैं जो केंद्र ने प्रारंभ की, जैसे आयुष्मान भारत, जी। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। तो प्रदेश सरकार ने भी हिमाचल सरकार की ओर से 5 लाख तक का जो भी परिवार बच गए थे उनको लाभ देने का फैसला लिया हिम केयर योजना के माध्यम से। तो सही मायनों में डबल इंजन की सरकार का जो दावा हमने किया था उसको पूरा करके दिखाया है। इस करके हम इस विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मतदाता का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन एक सवाल और है, क्या देख रहे हैं आप कि इस सरकार का, मौजूदा सरकार का, जो ये 5 साल का लगभग पूरे होने जा रहे हैं, इनके कार्यकाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? बतौर पूर्व मुख्यमंत्री अगर हम आकलन करें तो किस तरह से आप देख रहे हैं? समाज सेवा के लिए बहुत काम किया है, सामाजिक क्षेत्र के लिए। लेकिन 2 ढाई वर्ष का जो कालखंड था
वो कोरोना की भेंट चढ़ गया। इसमें विकास को थोड़ा धीमी गति हुई, लेकिन जितना समय मिला उसमें काम अच्छा किया और प्रयास किया कि प्रदेश आत्मनिर्भर हो। अच्छा, कुछ अगर हम नंबर की अगर बात करें तो 10 में से कितने नंबर आप देते हैं? लोकतंत्र में पार्टी के लोग मार्किंग नहीं करते और जनता मार्किंग करती है। प्रदेश के मतदाता नंबर देंगे। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि चुनावी माहौल जो है वो शुरू हो रहा है, थर्ड फ्रंट जो है वो हमेशा से ही लोगों ने यहाँ पर नकारा है। हिमाचल विकास कांग्रेस थी, उसको कुछ जगह यहाँ पर ज़रूर मिली, लेकिन इसके अलावा कभी कुछ दिखा नहीं है यहाँ पर। आज आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर आ रही है। आम आदमी पार्टी जो है गारंटी दे रही है, जिसकी देखा देखी में एक होड़ मची है गारंटी देने की। कांग्रेस भी गारंटी दे रही है। तीसरे फ्रंट को हिमाचल प्रदेश में किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या जगह बना पाएगी? हिमाचल प्रदेश की राजनीति दो दलों पर आधारित है। पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी होती थी। अब बीजेपी कांग्रेस से शक्तिशाली हो गई है, तो दो ही दल हैं। तीसरा फ्रंट तो हमेशा यहाँ रहा, लोकराज पार्टी थी। बड़े बड़े दिग्गज थे, टी एस नेगी, हीरा सिंह पाल जैसे बड़े बड़े नेता उसमें शामिल रहे। काची जी उसमें थे। धीरे धीरे ख़त्म हो गई, पार्टियों में मर्ज हो गई। कोई बीजेपी में आ गया, कोई कांग्रेस में चला गया। ठीक इसी प्रकार से हिमाचल विकास कांग्रेस का आपने जिक्र किया, वो भी 1998 में आई थी, जी। लेकिन वो भी एक चुनाव के बाद उसका भी समापन हो गया। तो तीसरा फ्रंट कभी भी हिमाचल में सफल नहीं रहा। और जहाँ तक आपने आप पार्टी की बात की, उसकी गारंटी का क्या विश्वास करेंगे लोग? दिल्ली में गारंटी दी थी, एक बोतल लो दूसरी बोतल फ्री मिलेगी। अब सब लोग जेल की तरफ जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने पार्टी का गठन किया था। मैं मानता हूँ संविधान में हर व्यक्ति को विचारधारा रखने का, विचारधारा को फैलाने का, लोगों के समूह को पार्टी के रूप में बनाने का अधिकार है। हम उस अधिकार को चुनौती नहीं देते, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो पिछले कुछ वर्षों में जहाँ जहाँ सत्ता में आए, दिल्ली में लोग निराश, पंजाब में तो कुछ महीनों में निराश हो गए। स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में भी जेल में, पंजाब वाला भी जेल में था। अब औरों की बारी आ रही है। तो इस प्रकार से एक जो इम्प्रेशन दिया था जनता का विश्वास जो है वो नहीं जीत पाएगा। कि हम बहुत अच्छा करेंगे, बंगले नहीं लेंगे, गाड़ियाँ नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो सब कुछ जो दूसरे मुख्यमंत्रियों से ज़्यादा ये ले रहे हैं। तो कुल मिला के इनके बोलने और कथनी और करने में बहुत अंतर है। इनसे कोई प्रभावित नहीं होगा। हिमाचल के लोग दो पार्टियों में ही चुनाव करेंगे। अच्छा, एक सवाल इसी से जुड़ा एक और सवाल भी है। बहुत ही व्यक्तिगत रूप से ये सवाल है, क्योंकि आप जब मुकाबला आपका था तो कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह के साथ आपका मुकाबला था। जयराम जी के सामने अब ये है कि कांग्रेस में क्राइसिस चल रहे हैं। हर आदमी जो है, ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है। किस तरह से हम देख रहे हैं आज के हालात को, और क्या इसका फ़र्क पड़ने वाला है राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो? राजनीतिक तौर पर बीजेपी को चौकन्ना रहना है। कांग्रेस में ऐसी दौड़ हमेशा रही है। अंततः वीरभद्र जी बन जाते थे, लेकिन 93 का चुनाव हमने देखा जिसमें हर जिले से एक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था और इसी कारण से सीटें जीत गए, सरकार बन गई। तो हम इस गलतफहमी में न रहें। हमें मेहनत करनी है, हर कार्यकर्ता को मेहनत करनी है, नेतृत्व को स्पष्ट रहना है कि चुनाव चुनाव होता है। तो मैं मानता हूँ कांग्रेस को नुकसान तो होगा वीरभद्र जी के ना होने का, और केंद्र में जो हालत इनकी पार्टी की है, लेकिन फिर भी हमें कोई ऐसा मौका जनता को नहीं देना कि वो हमारे खिलाफ वोट करे। ये प्रिकॉशन लेनी होगी। कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कर रही है। राहुल गांधी पूरी तरह से लीड कर रहे हैं। जगह जगह जाएंगे, हिमाचल प्रदेश से होकर जो ये यात्रा जाने वाली है।
किस तरह से फर्क पड़ेगा, आप किस तरह से देख रहे हैं इस यात्रा को? उन्होंने दक्षिण से यात्रा शुरू की थी, तो दक्षिण में गोवा की कांग्रेस पार्टी टूटी। जब आगे बढ़ रहे हैं तो राजस्थान में खतरा पैदा हो गया। जब तक हिमाचल आएंगे तब तक मुझे उम्मीद है टिकटों का निर्णय हो चुका होगा और पार्टी यहाँ भी टूटेगी। तो देश को क्या जोड़ना, उनकी तो अपनी पार्टी नहीं संभल रही है। अभी आज़ाद साहब जो हैं वो छोड़ गए। आज़ाद साहब कहीं छोड़ गए, आज़ाद साहब ने तो पार्टी बना ली अपनी। जी। तो इसलिए कांग्रेस जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी आप देख रहे हैं इसका असर होगा, जो लोग जो हैं केंद्रीय नेता, बड़े बड़े नेता जो हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, ऐसी वस्तुस्थिति है, लेकिन हमें स्वयं चौकन्ना रहना है। हिमाचल में जयराम सरकार 5 साल पूरे होने को आ रहे हैं, इससे पहले भी मैंने कहा, क्या मिशन रिपीट की बात यहाँ पर की जा रही है? ऐसा क्या आपको लगता है, क्या काम ऐसा यहाँ पर हो गया, या क्या ऐसी वजह आप देख रहे हैं कि मिशन रिपीट यहाँ पर हो सकता है? क्योंकि प्रथा जो है वो भी कुछ ऐसी रही है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, इस बार ऐसा क्यों? ये प्रथा पहले ये थी कि कांग्रेस का ही राज होता था। जी। 30 साल के बाद 77 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी। हम भी उस सरकार में हिस्सा थे अन्य दलों के साथ। 80 में विभाजन हुआ, बीजेपी बनी। 84 में हमारे 2 MP रह गए, लेकिन 89 में हमने 86 सीटें जीती। 91 में फिर लार्जेस्ट पार्टी बनी। 96 में ये देश में जी। हमने 90 में जनता दल के साथ गठबंधन में इलेक्शन जीता था। 93 में कांग्रेस जीत गई। 98 में हमने गठबंधन में सरकार बनाई आफ्टर इलेक्शन में HBC के साथ। तो पहले प्रथा ये थी कि हमारी सरकार 5 साल पूरे नहीं करती, लोग मजाक उड़ाते थे कि तुम्हें ढैया लगा हुआ है। हमने वो तो उस प्रथा को तोड़ा और गठबंधन में सरकार बना के 5 साल चलाई। फिर बोलते थे तुम अपनी सरकार नहीं बना सकते। 2007 में हमने विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, 2017 में भी बनाई। तो हम तो प्रथाओं को तोड़ते आए हैं, रिवाजों को तोड़ते आए हैं। इस बार रिवाज बदलेगा, फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। हिमाचल में एक नया अध्याय जो है वो लिखा गया। जयराम जी ये बात कहते हैं कि हमने बदले की राजनीति से काम नहीं किया। एक चार्जशीट बनाई गई थी आपके समय में, और क्योंकि ये देखा गया है कि बीजेपी जो है वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब आप काम किया आपने, तो बहुत मजबूती से आपने काम किया। और आज के हालात के अगर हम देखें तो वो चार्जशीट जो है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं आया। क्या प्रभाव आप देख रहे हैं, क्या मैसेज आप देख रहे हैं? क्योंकि बदले की राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन उन आरोपों को जब आप तय आप करते हैं और उसके बाद उसको फाइनली आप जो है वो कुछ नहीं देखते सरकार के तौर पे, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? जो चार्जशीट बनाने वाली कमेटी थी, उसका ड्राफ्ट रणधीर शर्मा कर रहे थे और जयराम जी उस कमेटी के मेंबर थे। वही बाद में मुख्यमंत्री बने और उन्होंने उचित समझा कि नहीं करना है कुछ, तो नहीं किया। लेकिन जो उसमें आरोप लगाए गए थे वो तथ्य सही थे, डॉक्यूमेंट्स थे, फैक्ट्स दिए थे। बदले की राजनीति नहीं की। तो अब जो जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है, इस तरह की भाषा हम तो पहले नहीं करते थे। हाँ सर, हम बहुत सी चीज़ें ये समझने की कोशिश आपसे इसीलिए कर रहे हैं। आपके समय में बेशक राजनीतिक तौर पर आपकी जो है वो लड़ाई वीरभद्र सिंह जी के साथ थी या कांग्रेस पार्टी के साथ थी। इश्यूज पे थी, मुद्दों जी। पे थी। जी। हाउस में पूरी गर्मा गर्म बहस होती थी, लेकिन हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच हो। और भाषा का संयम अगर हम नहीं रखेंगे तो लोग क्या सीखेंगे, बच्चों पे क्या असर पड़ता है। विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में जब हल्की भाषा इस्तेमाल होती है तो लोग यही कहते हैं देश तुम्हें देख रहा है। ये लोग ये भी कहते हैं कि तुम यही करने के लिए वहाँ गए थे। अपनी बात को तर्क के साथ रखो, तथ्यों के साथ रखो, पूरी मजबूती से रखो, लेकिन भाषा का उल्लंघन ना हो। जैसे झूठ शब्द पार्लियामेंट में यूज नहीं होता। पीछे राज्यपाल का अभिभाषण था तो विपक्ष ने कहा झूठ का पुलिंदा है। जी।
असत्य भी नहीं बोलते, ये सत्य नहीं है। तो ये ओवरऑल जो चारों तरफ गिरावट आ रही है, ये निस्संदेह चिंताजनक है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। भाषा का संयम जब खोते हैं तो फिर और बातें भी कहीं निकल जाती हैं, उससे नुकसान होता है। एक बहुत छोटा सवाल मेरा यहाँ पे ये भी है, जयराम सरकार की आपने बात की, उनकी परफॉर्मेंस की आप बात कह रहे हैं, लेकिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस भी जानना बेहद ज़रूरी है। कुछ रिपोर्ट्स आपके पास भी आती होंगी, कुछ जगहों पर काम हुआ, ये कहा गया कि एक तरफा जो है मंत्री जिस जगह से जहाँ से आते हैं, जिस विधानसभा से आते हैं, वहाँ पर ज़्यादा काम हुआ। ये इन चीज़ों को किस तरह से हम देखें? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री एक होता है, अन्य मंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री एक होता है, अन्य मंत्री होते हैं, पर वो एक चुनाव क्षेत्र के नहीं होते। चीफ मिनिस्टर इज आल्सो फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, बराबरी के मंत्रियों में नंबर 1 पे है। वो सारे प्रदेश का है, तो मंत्री भी सारे प्रदेश के हैं। अगर हर मंत्री अपनी कंस्टिट्यूंसी में ही सारा टाइम लगाएगा, सारे संसाधन में ही लगाएगा, तो सरकार तो तब बनती है जब सब मेजोरिटी में जीतते हैं। जी। अगर 35 एमएलए जीतेंगे तो सरकार बनेगी। अगर 12 मंत्री मुख्यमंत्री अपने अपने चुनाव क्षेत्र में लगे रहेंगे तो बाकी सीटें कैसे जीतेंगे? 12 से तो सरकार नहीं बनती, 23 लोग और भी साथ चाहिए। जी। तो ये अच्छा लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है कि मंत्री अपने चुनाव क्षेत्र के होकर रह जाएं। उनको सारे प्रदेश में एक समान काम करना चाहिए। क्या ऐसी ताकतें थी, कोई विरोधी थे? लेकिन मुझे तो पता हो कि किसी ने क्या क्या किया। क्या मिशन रिपीट की बात यहाँ पर की जाए? कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है क्या काम ऐसा यहाँ पर हो गया है? हिमाचल में सरकार बनानी है, क्या ऐसी वजह आप देख रहे हैं? ये हाईकमांड का काम होता है पता करना, जांच करना। जी। क्या ऐसी ताकतें थी, कोई विरोधी थे? लेकिन मुझे तो पता हो कि किसी ने क्या क्या किया। क्या मिशन रिपीट की बात यहाँ पर की जाए? कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है क्या काम ऐसा यहाँ पर हो गया है? हिमाचल में सरकार बनानी है, क्या ऐसी वजह आप देख रहे हैं? ये हाईकमांड का काम होता है पता करना, जांच करना। जी। हमने जब सत्ता में हम आए थे तो प्रदेश में 5 जिले ऐसे थे जहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं थे। किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, बिलासपुर, सिरमौर, हमने 5 जिलों में दिए। जी। जब हम सत्ता में आए तो हमने एक बटालियन हमीरपुर में बमसन में दी थी, कांग्रेस आयों ने उठा ली। दूसरी बार हम 3 लाए तो एक हमीरपुर में, एक नैना देवी में महिला बटालियन और एक सिरमौर में बटालियन दी। हर जिले में बटालियन एक की स्थापित की। बड़े इंस्टीट्यूशन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली तो जिला कांगड़ा सबसे बड़ा था, वहाँ दी। फैशन टेक्नोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूट कांगड़ा के 6 में खोला, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट कांगड़ा में खोला। नंबर 2 पे मंडी जिला था तो आईआईटी मंडी में, कमांद में, मेडिकल कॉलेज नेर चौक में। शिमला में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट कोटखाई में। सिरमौर में आईआईएम, ट्रिपल आईटी ऊना में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में। कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ बराबर काट के, ताकि गवर्नमेंट सबकी है, सब जगह विकास हो। तो इसलिए बड़ा बनना है तो जो अटल जी की कविता में कहते थे ना, 2 पंक्तियाँ, कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा होना तो मन बड़ा करना पड़ेगा, पूरे प्रदेश को एक दर्जे से देखना होगा। अच्छा, इसके अलावा 2017 में चुनावी घोषणा पत्र था बीजेपी का। बहुत से वादे, कांग्रेस भी लगातार अलग अलग मंचों पे ये बात कहती रही है, विधानसभा में भी कहती रही है कि जो चुनावी वादे थे उन्हें पूरा नहीं किया गया, और अगर पूरा किया भी जा रहा है तो बहुत देरी से पूरा किया जा रहा है। क्या कहते हैं आप इस पर? 5 साल का कार्यकाल होता है, उसमें कभी भी कोई वायदा पूरा किया जा सकता है। ये तो होता नहीं कि पहले दिन कर देंगे। कांग्रेस अपना पूरा इतिहास निकाले, कब इन्होंने पूरा मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट किया है। कांग्रेस वाले तो करते ही नहीं, भूल जाते हैं। कांग्रेस ने 2012 में कहा था कि हर किसी को
हर घर में रोजगार देंगे, एक घर से एक रोजगार, कितने लोगों को दिया। क्या ये चुनावी वादे जो पूरे नहीं हो पाए हैं 2017 से अभी तक, आगे जो है फिर से शामिल किया जाएगा इनको 2022 में चुनावी घोषणा पत्र में? हमारा एक समूह बना है जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है। जी। मुझे उम्मीद है अगर कुछ बचा होगा तो उसको उसमें शामिल करेंगे। आप मैं अगर आपकी बात करूं तो राजनीतिक भविष्य क्या देख रहे हैं 2022 का? 2022 का राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल है, बढ़िया है। ये सवाल धूमल जी इसलिए है क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं भाजपा के जो ये चाहते हैं कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, पूरी तरह से समर्थन करेंगे। आपको अगर किसी तरह से कोई कमान दी जाती है तो भाजपा जो है पूरी सशक्त होकर और एकजुट होकर जो है वो चुनावों में लड़ेगी। और यही एक बड़ी वजह हो सकती है कि मिशन रिपीट जो भाजपा कह रही है वो यहाँ पर हो सकता है। किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवादी हूँ, लेकिन ये निर्णय पार्टी का हाईकमांड करता है, जी। किसको क्या दायित्व देना है, किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना। मुझे तो अभी यही पता नहीं कि मैं चुनाव लड़ाना भी है कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं पार्टी के किसी नियम को तोड़कर कोई बात करूं। ये धूमल जी सवाल इसलिए भी है क्योंकि लोग जो हैं एक तो चाह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, दूसरा लोग ये चाहते हैं कि आप लड़ेंगे कहाँ से, आप सुजानपुर से लड़ेंगे, आप हमीरपुर जाएंगे वापस, या तीसरा कोई और विकल्प है? आपको मैं थोड़ा थोड़ा समय लगेगा आपका। जी बताइए प्लीज़। मैंने 84 में पहला चुनाव लड़ा, जी। तब मैं कहीं आवेदन नहीं किया था। मुझे फ़ोन करके कहा गया तुम आओ, तुमने चुनाव लड़ना है। हम लड़े। इंदिरा जी की हत्या हुई थी, बड़ी स्ट्रांग वेव हमदर्दी की कांग्रेस के लिए थी। हम लड़े और हारे, 5 साल काम करते रहे। 89 में टिकट मिल गया, नॉमिनेशन कर दिया। चुनाव प्रचार में तो फिर बुलाया गया कि तुम विड्रा कर लो, तुम्हें असेंबली लड़ाएंगे बाद में। मैं विड्रॉ करने के लिए पार्टी ऑफिस पहुंचा तो वहाँ से जगदेव जी ने टेलीफोन किया अटल जी को दिल्ली। उन्होंने तो पार्टी ऑफिस किया, लेकिन अटल जी ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि मेरे से ज़्यादा अच्छा चांस तो धूमल जी का जीतने का है, ये 5 साल काम करते रहे। अटल जी ने कहा धूमल जी का, धूमल जी लड़े। तब फिर उसके बाद चुनाव लड़े, जीते। 96 में मैं चुनाव हार गया लोकसभा का। 1.25 साल के बाद पार्लियामेंट और असेंबली इकट्ठा चुनाव हुआ 98 में हुआ शायद। 98 में। जी। मेरा पार्लियामेंट का टिकट हो गया। मैं चुनाव प्रचार में झंडूता था, फिर फ़ोन आया कि दिल्ली आओ। जी। पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठे अटल जी ने कहा कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बिना दूल्हे की बारात है कांग्रेस बीजेपी। जी। तो हमने कहा शांता जी मुख्यमंत्री रहे 2 बार, इनको लड़ाओ। उन्होंने कहा मैं तो पार्लियामेंट लड़ूंगा। अटल जी ने कहा धूमल जी आप हमीरपुर पार्लियामेंट भी लड़ लो और बमसन और हमीरपुर की असेंबली सीटें भी तुम लड़ो। मैंने कहा 3 चुनाव मैं क्यों लड़ूँ, मुझे जहाँ लड़ाना है एक लड़ा दो। तो उन्होंने कहा एक असेंबली चुन लो, फिर वहाँ से लड़ो, तुम्हारे 10 बार MLA जीतेंगे, फिर 5 साल लाठियाँ खाओ अपोजिशन में। हमने कहा तो खाते हैं लाठियाँ अपोजिशन में ही ज़्यादातर। चुनाव जीते, हमारे 29 जीत गए और एक की डेथ हो गई रिजल्ट से पहले। गठबंधन में सरकार बनी, हुई इतिहास बन गया। 2007 में मैं नेता प्रतिपक्ष था, बाई इलेक्शन आ गया लोकसभा का। मुझे कहा लड़ो, मैंने कहा मैं तो नहीं लड़ता, मैं तो 6 महीने के बाद असेंबली लड़ूंगा। दिल्ली पार्लियामेंट्री बोर्ड में फिर अटल जी ने कहा कि अगर हिमाचल में सरकार बनानी है तो हमीरपुर जीतना जरूरी है। हमीरपुर जीतना तो धूमल जी का लड़ना जरूरी है। धूमल जी तुम चुनो। टिकट मिला, फिर पार्लियामेंट लड़ी। 6 महीने के बाद कहा असेंबली लड़ो, असेंबली लड़े। तो मैंने ना कभी टिकट मांगा पार्टी से, न कभी डिसाइड किया कहाँ से लड़ना है। 2017 में लास्ट स्टेज पे आकर कहा कि हमीरपुर की 5 जीतनी है तो आप सुजानपुर से लड़ो।
मैंने सुजानपुर से लड़ा, हम हारे, लेकिन पार्टी जीत गई, सरकार भी बन गई। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या प्रेफरेंस कोई कि मैंने वहाँ से लड़ना है, वहाँ लड़ना है, कौन सा लड़ना है, हमने ज़िंदगी में रखी तो इस स्टेज पे आके क्या रखेंगे। आपने अपना एक बयान दिया था सर, इसके बाद आपने जब ये हार हुई अभी हाल ही में उत्तराखंड में, एक सिनेरियो जो है वहाँ पर देखने के लिए मिला कि उनके मुख्यमंत्री जो वहाँ पर हार गए थे तो उनके लिए भी जांच की बात जो है उन्होंने की। आपने भी यहाँ पर जो है वो जांच की बात की कि होना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी ताकतें थी, कोई विरोधी थे या अपने ही लोग भीतर घात कर गए, क्यों आपको जो है वो क्योंकि मजबूत आप नेता हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री के रूप में आपने 2 बार अपनी सेवाएं जो हैं वो उस प्रदेश को यहाँ पर दी हैं, कुछ आपने बात नहीं की व्यक्तिगत रूप से? नहीं, उत्तराखंड की बात आई तब किसी ने प्रश्न किया था, तो मेरे को तो कोई अंतर नहीं पड़ता था, मुझे तो पता था किसी ने क्या क्या किया। अब पार्टी को अगर जरूरत हो तो फिर करे, देखे। लेकिन आपको लगता है कुछ षड्यंत्र इसके पीछे रहा हो? क्योंकि चर्चा एक लोगों के बीच में ये है, जो कार्यकर्ता हैं, बतौर कार्यकर्ता आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को बिल्कुल सामने आना चाहिए या कोई ऐसा मंच हो जहां पर जो है उनकी बात की जाए, कभी बात की जाए कि कौन षड्यंत्र ऐसा रच गया? ये हाईकमांड का काम होता है पता करना, जांच करना, जी, मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं। चलिए आप ही की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब क्योंकि चुनाव तो आ ही रहे हैं और रिपीट की बात भी यहाँ पर की जा रही है, कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम भी गारंटी दे रहे हैं, 10 गारंटियों की बात यहाँ पर की जा रही है। इन गारंटियों को कैसे देख रहे हैं आप? जिनकी अपनी गारंटी नहीं होती, ये गारंटी का ट्रेंड एक शुरू हो चुका है, मतलब ये जो लोगों का विश्वास राजनीतिज्ञों में गिरता जा रहा है उसका प्रतीक है। अच्छा, ओपीएस की मांग उठ रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि हम ओपीएस देंगे और इकलौती पार्टी देश में सिर्फ कांग्रेस है जो पुरानी पेंशन बहाल जो है वो कर सकती है। हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धूमल जी व्यक्तिगत रूप से क्या कहते हैं, क्या देख रहे हैं आपकी, होना चाहिए, किस हक में आप? पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये एनपीएस की स्कीम कांग्रेस ने लागू की 2004 में, जब वे सत्ता में आए। आज वो बदलने की भी बात कह रहे हैं। अब उसको बदलने की बात कर रहे हैं 18 साल के बाद। और बदल भी कैसे रहे हैं कि घोषणा कर देते हैं, जिन 2 राज्यों में इन्होंने सरकारें बनाई, यह घोषणा की कि ओपीएस दे, वहाँ पर चिट्ठी केंद्र को लिखे कि पैसे दो, हमने ओपीएस देना है। केंद्र का तो कोई कमिटमेंट नहीं था। मेरा यह मानना है कि जो कर्मचारी ईमानदारी से सारी जिंदगी देश प्रदेश की सेवा करता है, उसको इतनी पेंशन जरूर मिले कि वो सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। उसके कोई रास्ते कर्मचारियों से नेगोशिएशन करके निकाले जा सकते हैं, ताकि एक तरफ हम ऐसा समाज बनाने जा रहे हैं देश में जो पेंशन पर आधारित है। किसी को ओल्ड एज पेंशन, किसी को विकलांग पेंशन, अलग अलग पेंशन हैं। तो कर्मचारी अधिकारी तो सेवा करता है प्रदेश की, उसको भी मिलनी चाहिए ताकि वो सम्मानपूर्वक जी सके। वो कितनी हो, किस फार्मूले से हो, ये तय किया जा सकता है। लेकिन भाजपा कह रही है कि हम भी हक में हैं, तो ओल्ड पेंशन बहाल जो है वो होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ सम्मानपूर्वक पेंशन। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये है कि हिमाचल में जीत का दावा आप कर रहे हैं, रिपीट का आप बात कर रहे हैं, मिशन रिपीट यहाँ पर होगा, कितनी सीटों पर बात होगी, क्या आंकलन है आपका? एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं तो चाहूँगा 68 की 68 जीते। फिर भी एक मोटा सा कोई आंकड़ा होता है, कोई नंबर कोई है, मोटा आंकड़ा 68। और कोई मैं छोटा कोई आंकड़ा सीट है? ऐसे छोड़ना नहीं चाहता कि जो हमारे, हर सीट जीतनी चाहिए। लेकिन लगता है आपको इतना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी एंटी इनकम्बेंसी का भी दौर मुश्किलों है। को आसान करना ही लोगों का, आदमी का काम है। आदमी ये काम करे तो हो सकता है। पूरी तरह से जीत के लिए आश्वस्त हैं आप? आश्वस्त हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो ये थे भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, और साफ तौर पर कई चीज़ों को लेकर बेबाकी से अपनी बात की है।
और इस तरह के मंच पर जनता टीवी के साथ पहली बार हमने भी इनसे जानने की कोशिश की है और समीरपुर इनके घर हम यहाँ पर पहुँचे हैं और देख रहे हैं कि सुबह से ही यहाँ पर लोगों के साथ मिलना जुलना और तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन राजनीति यहीं पे डिस्कस होती है। भाजपा की असली कड़ी जो है, ये माना जाता है कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो है वो भाजपा की रीढ़ हिमाचल प्रदेश में है। बहरहाल मेरे साथ और रोशन शर्मा के साथ इतना ही। फिलहाल आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।